आज की इस रिसर्च की कक्षा में हम जानेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। विगत कक्षा में हमने जाना था कि ऐतिहासिक शोध क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होती है, उसकी विधि क्या होती है, उसके प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है और ऐतिहासिक शोध के गुण क्या है और दोष क्या है। इस विषय में हमने विचार कर लिया है। अब आज हमें जिस पर विचार करना है वह है विवरणात्मक शोध। विवरणात्मक शोध होता है, इसके अंतर्गत हम समझते हैं कि एक स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है। विवरणात्मक शोध से मतलब वर्णनात्मक है, उसका विस्तार पूर्वक जिसका उल्लेख किया जाए वह विवरणात्मक शोध कहलाता है। और यह विशेष, सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है, जिसमें विवरण दिए जाएं। क्योंकि हमने शोध के एक प्रारूप में जाना था कि इस अनुसंधान के द्वारा स्थिति का वर्णन किया जाता है, इसके अंतर्गत क्या है, क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता। सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। ये वर्णनात्मक शोध के प्रारूप। एक तो घटनाओं पर विचार करना होता है और इसके अंतर्गत ऐतिहासिकता भी होती है और विश्लेषणात्मकता भी होती है और व्याख्यात्मक भी होता है, ये समावेशी भी होता है, प्रायोगिक भी इसका उद्देश्य होता है और सह संबंधों पर ये आधारित रहता है। अब मुख्य बात हम ये जानें कि जो ये शोध है, यह शोध विवरणात्मक पद्धति वाला शोध यह कैसा है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें परिस्थितियों का वर्णन होता है कि परिस्थितियां किस प्रकार की निर्मित होती हैं। तो उन परिस्थितियों का वर्णन भी इसमें रहता है कि परिस्थितियां किस प्रकार की निर्मित हो जाएंगी, उन परिस्थितियों के बारे में इसमें बताया जाता है। ये संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, जिसमें देखा जाए तो इस अनुसंधान में वर्तमान की स्थिति का वर्णन होता है और विश्लेषण किया जाता है और इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जा सकता है। और देखा जाए तो वर्णनात्मक अनुसंधान जो है परिस्थितियों, संबंध की व्याख्या जो वर्तमान में है करता है। अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियां जो पाई जा रही हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाओं को जो नई दिशाएं विकसित हो रही हैं, इनसे इन्हीं शोध का संबंध होता है। यह होता है विवरणात्मक शोध, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव, क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने वाला ये जो शोध होता है, ये विवरणात्मक शोध के दायरे में आता है। इसका उद्देश्य मुख्य अगर हम देखें तो इसको हम देखते हैं तो भविष्य के अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन से में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय भी प्राप्त करना होता है। शैक्षिक नियोजन में ये सहायक होता है। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्रदान करता है। किसी विषय, घटना या स्थिति का शीघ्र अध्ययन भी कराता है और वर्तमान परिस्थितियों की पहचान कराता है। विवरणन में क्या होता है कि वर्तमान स्थितियों का यह मुख्य रूप से वर्णन करता है। अब विवरणात्मक जो शोध है वह भी कहना चाहिए कि ये दो प्रकार का होता है।
कैसे होता है? विवरणात्मक शोध के तो वैसे कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो एक सर्वे स्टडी कराता है विवरणात्मक शोध, और दूसरा करता है इंटर इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, ये कराता है। तो मुख्य रूप से हम देखें कि सर्वेक्षण अध्ययन, सर्वेक्षण से तात्पर्य ये होता है कि हम किसी चीज का सर्वे करते हैं। तो सर्वे से तात्पर्य ये है कि हम जिस चीज का सर्वे कर रहे हैं तो उसमें वर्तमान परिस्थितियों के जो आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों के बारे में हमें जानना होता है, समझना होता है, और वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान तथा मान्य स्तर की तुलना एवं वर्तमान स्तर का विकास करना, इसके प्रमुख लक्ष्य होते हैं, प्रमुख उद्देश्य होते हैं। और इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि आधार प्रतिदर्श होता है, सैंपलिंग की जाती है। सर्वेक्षण में बिना सैंपलिंग के कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम सैंपलिंग नहीं करेंगे तब तक वह सर्वेक्षण नहीं हो सकता। और जिसका चयन यादृच्छिक रूप से होता है और इसका स्वरूप अप्रायोगिक भी होता है, और अप्रायोगिक के साथ साथ में यह भविष्य के विकास क्रम को सूचित कर के नीतियों का निर्धारण करता है, और यह अनुसंधानों के लिए बहुत आवश्यक उपकरणों में निर्माण निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इसका संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा जनसंख्या से भी होता है। सर्वे की जो पद्धति होती है, हमें एक एरिया तय करना होता है कि हम आदिवासी जातियों पर कर रहे हैं। अब आदिवासी जातियों पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जनजाति पर काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति पे काम कर रहे हैं, तो हमें उस डिस्ट्रिक्ट का, संभाग का एक एरिया तय करना होगा कि हम इस स्तर पे काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल का है अथवा डिवीजन लेवल का है, या संभाग स्तरीय है, या राज्य स्तरीय है, या मध्य प्रदेश का है, या अन्य राज्य से संबंधित है। तो हमें एक एरिया तय करना होता है कि ये स्टेट लेवल है, या डिवीजन लेवल है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। पहले हमें एरिया तय करना होगा और हमें उस हिसाब से उसका कार्य करना होगा। अगर इसी को हम सर्वे को देखें, एरिया की बात हम कहें तो 8 वर्ष के बालकों का है, 12 वर्ष के बालकों का है, युवाओं का है। तो एक हमें उसको विषय को, एरिया को तय करना होता है कि आप इनके मनोवैज्ञानिक स्थिति का सर्वे कर रहे हैं, अथवा कामकाजी महिलाओं का एक उसमें उम्र तय करना पड़ेगी। अब कामकाजी महिलाओं का भी हमें सर्वे करना है, अथवा बीड़ी श्रमिकों पर आप काम कर रहे हैं, अथवा धूम्रपान करने वाले अथवा मद्यपायी व्यक्तियों पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? मुख्य रूप से ये देखना होगा कि हम किस प्रकार, किस जिले का, किस ब्लॉक का हम काम इसमें कर रहे हैं। तो ये एक एरिया हमें तय करना होता है सर्वेक्षण पद्धति में। अब सर्वेक्षण अध्ययन के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सर्वे स्टडी, तो इसमें क्या करते हैं हम? जैसे विद्यालय सर्वेक्षण, स्कूल सर्वे है। तो विद्यालय सर्वेक्षण में क्या करेंगे हम कि विद्यालय सर्वेक्षण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालयों की क्षमता का आकलन कर उसके विकास का प्रयास करना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की शामिल किया है। इसकी प्रक्रिया में निरीक्षण के ऑब्जर्वेशन है, या प्रश्नावली है, क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चनरीज है, इंटरव्यू, या आपने साक्षात्कार पद्धति का इसमें प्रयोग किया है, या फिर हम देखते हैं इसमें कि आपने अगर प्राप्तांक स्कोर कार्ड बनाए हैं, तो स्कोरिंग सर्वे भी होता है। जो स्कोरिंग सर्वे है, तो आपने कौन से सर्वे का प्रयोग किया है इसमें। अब जैसे हम विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो विद्यालय के सर्वे में हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, और इसमें हमने बनाया क्या, एक मानक परीक्षण, एक मानक पद्धति हमने अपनाई स्कूल में कि एक मानक प्रमापी है, तो उस माप से हम नापते हैं, आईक्यू पावर देखते हैं बच्चों का, और एनालिसिस उनका करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होता है, जिसको मानक परीक्षण कहते हैं। फिर इसके बाद प्राप्तांक, स्कोर कार्ड, स्कोरिंग की हमने। मूल्यांकन के बाद हम देखते हैं रेटिंग स्केल, कि उसका रेटिंग स्केल क्या है। तो उस रेटिंग स्केल को भी हम देखते हैं सर्वे के अंतर्गत। तो ये विद्यालय का सर्वे हो गया। अब हम बात करते हैं वर्क एनालिसिस की, जिसको हम कार्य विश्लेषण बोलते हैं।
इसमें कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति, कमजोरियों का की पहचान की जाती है, उन्हें चिन्हित किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें स्वाट, SWOT। तो एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू का अर्थ होता है वीकनेस, और ओ अपॉर्चुनिटीज, और टी थ्रेड्स। ये हम देखते हैं कि हम अ, अगर हम किसी गांव का सर्वे कर रहे हैं, या किसी कार्य का सर्वे कर रहे हैं, या उस पर हम कर रहे हैं, माना कि हम कलाओं पर काम कर रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में कौन कौन सी कलाएं हैं, इनका स्ट्रेंथ पावर क्या है, इनका वीकनेस पॉइंट क्या है, या जिस समस्या पर, जिस शोध पर आप काम कर रहे हैं, जिस विषय पर काम कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, तो उसकी वीकनेस क्या है, वो हमें देखना होगी। फिर इसके बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या है उसकी, हम उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, और वो कौन कौन चीजों का प्रयोग कर सकता है, और स्ट्रेंथ क्या है इसकी, ये देख चुके हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर कमजोरी देखेंगे, फिर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, फिर थ्रेट्स देखेंगे। तो ये स्वाट होता है, SWOT। इसको ही सर्वे कहते हैं, स्वाट। डोर टू डोर ये इसमें जाना होता है सर्वे में। सर्वे की पद्धति मतलब जो एक्चुअल डेटा है, उस एक्चुअल डेटा को ही मान्य करती है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें उनकी कमजोरियों को देख लिया। मान लो सभी कृषि पर आधारित इनका व्यवसाय है, तो अब हम उसमें स्ट्रेंथ देखेंगे। जो एक शोधार्थी होता है, शोधार्थी कमियों में ही सकारात्मकता निकाल लेता है, वही शोधार्थी है। जो उनकी कमी है, कमजोरी को पकड़ लेता है। ऐसा नीतिकारों ने भी कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की कमजोरी को पकड़ लेते हैं, और आप उस कमजोरी को अगर आप पकड़ करके, एक शिक्षक का, एक अध्यापक का, एक प्राध्यापक का एक लक्षण होता है कि सबसे पहले विद्यार्थी की कमजोरी पकड़े, कि वो मैथ में कमजोर है, कि लैंग्वेज में कमजोर है, या फिर जिसमें कमजोर हो, सबसे पहले हम उसको ही बेसमेंट दें। तो जो वहां की कमजोरी हो, उस कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाया जाएगा। ये सर्वे के परिविधि में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद हम देखें प्रलेखी विश्लेषण, जिसको डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस भी कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में करना होता है। जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में नहीं करेंगे, आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। माना कि आप बहुत अच्छे अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेकिन आप प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं अपनी दिन भर की दिनचर्या का, दैनंदिनी का, तो मैं मानता हूँ वह शोधार्थी नहीं हो सकता, वह अध्यापक नहीं होगा। या जॉब, जिस एरिया में जॉब कर रहा है, उस एरिया के लिए वह अपने बॉस के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जिस पर काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। दैनंदिनी आप अपनी बनाइए, और दैनंदिनी बना करके ही आप काम करें कि आज हमें इतना वर्कआउट करना है। तब कहीं जाकर के आपका वर्कआउट हो पाएगा। प्रथम अध्याय का मैटर प्रथम अध्याय में रखें, द्वितीय लेसन का मैटर द्वितीय लेसन में रखें, तृतीय का तृतीय में, अध्यायवार फाइल बना करके उसको रखें। तभी आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं कि इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान हो, जिसमें कि हम प्राथमिक डॉक्यूमेंट जो है, सेकेंडरी है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, उसका हम प्रयोग करें। जैसे कि कल एक ऐतिहासिक पद्धति में हमने जाना था कि जो प्राथमिक स्रोत हैं, उनमें लिखित क्या है, मौखिक कौन कौन से हमने पाए, और कलात्मक स्रोत क्या रहे, जैसे कि सिक्के, मूर्तियां, ललित कलाएं, चित्रकला आदि हैं। ये सब कलात्मक स्रोत हैं। समाचार पत्र, शिलालेख, वंशावली, आत्मचरित, आख्यान, ये सब लिखित स्रोत हैं। मौखिक में भाषाएं हैं, किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं, उपाख्यान है, और लोक कथाएं हैं। तो ये प्राथमिक स्रोत के रूप में ही आते हैं। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन आप करते जाएं, तो वो सर्वे आपके लिए काम में पड़ेगा। अगर आप सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे पद्धति में आपको डॉक्यूमेंटेशन का आपको बहुत पक्का होना पड़ेगा। तो उसका विश्लेषण डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से करें। प्रलेख है, कहानी, उपन्यास, कविता, टीवी, ये सब इसमें प्रलेखी विश्लेषण में वर्णन में आ जाएगा। अब पब्लिक ओपन सर्वे क्या होता है? जो पब्लिकली POS, जिसको POS बोलते हैं, पब्लिक ओपन ओपिनियन सर्वे,
जो पब्लिक ओपिनियन सर्वे है, जिसमें हमें ओपिनियन लेना होता है पब्लिक का, फीडबैक कहें इसको हम, कि आपका फीडबैक उसमें लिया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग अधिकांश जो औद्योगिक लोग होते हैं, राजनीतिक होते हैं, शैक्षणिक होते हैं, तो वो लोग इसका प्रयोग करते हैं अधिकांश, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनता की मनोवृत्ति तथा उनके जनमत को ध्यान में रख करके सर्वेक्षण किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा विद्यालय की क्रियाओं के प्रति जनता का रुख जानने का प्रयास किया जाता है। अथवा जो राजनीति में है तो वो अपना उसका इस प्रकार से सर्वे करते हैं, कराते हैं। अथवा कोई शैक्षणिक है, शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, तो वो लोग भी सर्वे विधि का प्रयोग करते हैं और फीडबैक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आपकी कक्षाएं किस प्रकार से हो रही हैं, कक्षाओं का बच्चों का फीडबैक क्या है, पेरेंट्स फीडबैक क्या है, ये सब इस सर्वे प्रणाली के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो सर्वे है, जनमत सर्वेक्षण इसको हम बोलते हैं। ये सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, टाइप्स ऑफ सर्वे स्टडी। तो अब इसके बाद आता है समुदाय सर्वे सर्वेक्षण, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सर्वे। कम्युनिटी सर्वे जो होता है, इसमें क्या करते हैं, इस सर्वेक्षण के द्वारा संपूर्ण समुदाय के लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें इतिहास, भूगोल तथा आर्थिक परिस्थितियां शामिल की जाती हैं। सरकार, कानून, नीतियां, जनसंख्या के कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुदाय सर्वे में क्या करते हैं हम, प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम देखें कि प्रश्नावली जो है, उसमें जैसा सर्वे होगा, जिस प्रकृति का सर्वे होगा, हमें उस प्रकृति और विषय के अनुरूप प्रश्नावली बनाना होती है। और साक्षात्कार अनुसूची भी हमें साक्षात्कार तैयार उसी प्रकार से किया जाता है, जिस प्रकार का, जिस प्रकृति का वह शोध होता है, जिस वेश का वह शोध होता है, तो वह हमें कार्य करना होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें ऐतिहासिक बातों को भी ध्यान में रखा जाता है कि इतिहास क्या था। तो उस कम्युनिटी सर्वे में वह विचार किया जाता है कि इस किले के बारे में, इस चित्रकला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, ललित कलाओं के बारे में, संगीत है, ये सब जो प्रमाण दे रहे हैं, उन सब के विषय में अगर हम अगर देखें तो हमें इस प्रकार का सर्वे, इस प्रकार का सामुदायिक सर्वे, जिसको कम्युनिटी सर्वे कहा जाता है, उससे ही जैसे लीडरशिप किसी के अंदर आती है, तो कम्युनिटी लीडरशिप के अंतर्गत, क्योंकि किसी ना किसी को तो अगुवाई करनी ही होती है। तो इस प्रकार से ये कम्युनिटी सर्वेक्षण जो है, यह सर्वेक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। अब हम विवरणात्मक शोध के अंतर्गत हम अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, अंतर संबंधीय अध्ययन। जो अंतर संबंधी अध्ययन है, यह उस अध्ययन को प्रदर्शित करता है जिसमें अनुसंधानकर्ता वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण के साथ साथ उन सभी तत्वों को भी खोजने का प्रयास करता है जो इन घटनाओं से संबंधित होते हैं। या यूं कहें कि इसमें सर्वेक्षण की उस पद्धति के साथ साथ अनुसंधानकर्ता जो होता है, वह ऐसे तथ्यों को भी खोजता है जिसका संबंध उसके अनुसंधान से अंतः संबंध हो, अंतर संबंध हो। तो वह संबंध एक अंतः संबंधी हो गया जिसका बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है, और एक हो गया इनडायरेक्टली। जैसे कि आपने सीआईडी को देखा होगा, तो सीआईडी क्या करता है, एक क्लू ढूंढता है और उस एक क्लू के माध्यम से, एक सबूत के माध्यम से वह अन्य सबूतों तक पहुंचते पहुंचते वह अंतिम बिंदु तक, अपराधी तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसको एक क्लू दिया गया। एक अंतः संबंधी है और एक अंतर संबंधी है। अंतः संबंधी जिसका संबंध डायरेक्ट है अपराध से, वो, और जो एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष संबंध जिसका है वो तो हम सर्वेक्षण में कर चुके,
उसके अतिरिक्त अगर कोई विषय ऐसा है या कोई घटना ऐसी है जिस घटना का संबंध हमें डायरेक्ट तो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें उसके अंतर संबंधों को जानना पड़ेगा। जिनका अंतर रूप से संबंध हो, हमें वो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि इसमें जो अंतर संबंध है, क्योंकि एक दूसरे के संबंध कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, इसलिए हमें उन संबंधों को देखना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं, इसमें देखिएगा, जैसे व्यक्ति अध्ययन, जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी यह किसी समूह का गहन अध्ययन है, किसी व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन होता है। जैसे जीवन की घटना का इतिहास कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई की खोज की जाती है, और इसके साथ साथ एक व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें आत्मकथा, डायरी, पत्र, माता पिता, पड़ोसी, मित्र से जीवन मित्र जीवन से संबंधित घटनाएं, विद्यालय प्रमाण पत्र का सहारा लिया जाता है। इसके उपकरण के रूप में प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि का सहारा लिया जाता है। दूसरा होता है कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन। जो कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन होता है, इसमें क्या करते हैं? कैजुअल कॉम्परेटिव स्टडी और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इसको कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है, इनका कार्य कारण संबंध है। जैसा कि अंधे और लंगड़े का कार्य कारण संबंध कैसे सिद्ध करेंगे? कि अगर किसी को मेला जाना है और एक अंधा है, एक लंगड़ा है, तो अंध पंगुवत एक शांख का सिद्धांत है कि अंधे और लंगड़े का सिद्धांत शांख दर्शन का सिद्धांत है। और वह मेले तक, दोनों को मेले तक जाना है, तो क्या करेंगे? आप लोगों ने भी अगर अपनी किसी कक्षा में कहानी सुनी हो अंधे और लंगड़े की, तो कोई बता सकता है कि अंधा और लंगड़ा मेले तक कैसे पहुंचेगा? अंध पंगुवत कोई बताएगा? मंजू चौधरी जी। हाँ, मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। अंधा जो होगा वो अपने कंधे पर लंगड़े को बैठा लेगा, और जो लंगड़ा होगा वो उसे रास्ता बताएगा, और अंधा है वो चल सकता है, और जो लंगड़ा है वो देख सकता है। तो दोनों आपस में मिलके वो काम कर देंगे मेला तक पहुंचने का। देखो, अब इसका कार्य कारण संबंध जो बताया है आपने, तो ये सिद्धांत है प्रकृति का कि परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो ये जो कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन जो वो होता है, सर्वे पद्धति है जो इसके अंतर संबंधों को जानने वाला, तो इसमें एक दूसरे का उपकार करने की भावना होती है, एक दूसरे को यथास्थान पहुंचाने की भावना होती है। अंधा व्यक्ति क्या करेगा? अंधा व्यक्ति क्या करेगा? जो अंधा है, जिसके पैर हैं, वो चलेगा। लंगड़ा व्यक्ति, जिसके पैर दिक्कत है, उसके नेत्र हैं, तो उन अंगों का उपयोग वह कर लेगा। तो ये कार्य कारण संबंध है, बिना कार्य के कारण नहीं होगा और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा। तो ये सांख्य दर्शन में आप जाएंगे तो उसमें सांख्य दर्शन में ये बात आपको मिलेगी कि सृष्टि की जो प्रक्रिया है ये अंध पंगुवत है, तो ये बताया गया है। और इसमें ये है, जिनका मानना है कि किसी ना किसी घटना का कारण अवश्य होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये तय है क्या? जहां जहां धुआं होता है, जहां जहां अग्नि होती है। उदाहरण पुराना हो गया। अब आप देखिए, इंडक्शन आ गए, गैस आ गया, तो क्या वहां धुआं होगा? लेकिन अग्नि तो है, व्याप्ति दोष तो आएगा। वहां अग्नि तो अवश्य है, लेकिन धुआं नहीं है। तो हाँ, वहां वो उदाहरण सटीक नहीं बैठेगा। लेकिन ये पुराने उदाहरण थे। लेकिन धुआं होता है। आप हाँ ये मान सकते हैं कि अ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये उदाहरण अगर हम देखें तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो यहाँ कार्य कारण संबंध आप बिठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तुलनात्मक कार्य कारण संबंध की जो तुलना की जा रही है यहाँ पर, वह तुलना
मुख्य है, और उस तुलना में हम देखते हैं कि वहां कारण उपस्थित ना हो, कार्य नहीं हो सकता। यह इस प्रकार का एक प्रायोगिक अनुसंधान होता है जिसमें यादृच्छिकीकरण का अभाव होता है। एक होता है इसमें सहसंबंधात्मक अध्ययन। संबंधात्मक अध्ययन में क्या होता है? कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन में सहसंबंधात्मक अध्ययन को भी शामिल किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह सहसंबंधात्मक अध्ययन मुख्य रूप से धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड थी कि हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड को हम किस प्रकार से करेंगे। और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड होती है, इसमें एक तो घटनाओं का अनुसंधान किया जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान भी हो सकता है, विश्लेषणात्मक भी होता है, सहसंबंध भी इसमें अनुसंधान किया जाएगा, व्याख्यात्मक अनुसंधान भी किया जाएगा, समन्वयी जिसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी है रिसर्च, और एक होती है कोरिलेशन रिसर्च, एक एनालिटिकल रिसर्च, और एक होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, और एक होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इन संबंधों को हमने जाना, और विवरणात्मक या कहे वर्णनात्मक कहें, व्याख्यात्मक कहें, ये कुल मिलाकर के एक से ही हैं, और नामांतर बस है, बाकी कार्य इन सबके एक जैसे हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना, और आप लोग जितने भी शोधार्थी हैं वह अपना समय पर ही कार्य कर लें, क्योंकि अगर आप अपना समय खुद खराब करेंगे तो आप कभी शोध की उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो समय, जो टारगेट आपने बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य तक आप लोग जरूर जुड़े, और अपने संबंधित रिसर्च टॉपिक पर आप अपना जो लिटरेचर है उस लिटरेचर को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि शोध यात्रा के दौरान होता यह है कि जब हम शोध करने बैठते हैं तो हमारे पास में रिसर्च लिटरेचर जो होता है वो हमारे पास अनुपलब्ध हो जाता है, और हम समय खराब कर चुके होते हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार का शोध करना है तो आप लोग सभी लोग रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो भी लिटरेचर हो उसको देखें, और अलग अलग प्रकार के अपने विषय से संबंधित आप लोग थीसिस जरूर पढ़ें, पुस्तकालयों में जाएं, और अपने निर्देशक के सतत संपर्क में रहें। क्योंकि बिना पुस्तक को पढ़े आप सोचेंगे रिसर्च कर लेंगे, इंटरनेट से कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें रेफरेंस नंबर चाहिए होते हैं, संदर्भ ग्रंथ के नाम चाहिए होते हैं, प्रकाशन वर्ष चाहिए होता है, और इस प्रकार से हम ये विवरणात्मक शोध की इस कक्षा को हमने पूर्ण किया। अगली कक्षा में हम अगले प्रकार की उस शोध विधि को जानेंगे जो कि प्रयोगात्मक विधि है, और तो इसमें एक विकासात्मक अध्ययन भी होता है। विकासात्मक अध्ययन डेवलपमेंटल स्टडी होती है इसमें, जो इसी का भेद है अंतर इसका। डेवलपमेंटल में क्या करते हैं, इसमें विकासात्मक अध्ययन में न केवल वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि उसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तनों पर भी अध्ययन किया जाता है। ये अनुदैर्ध्य अध्ययन, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन और उपनीति अध्ययन के भेद से भी इसको समझा जा सकता है। तो अगली कक्षा में हम जानेंगे प्रयोगात्मक शोध विधि क्या होती है। ठीक है ना। नमस्कार।